नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव की बात करने वाले हैं जिसका असर सीधे सीधे यूएई के कारोबार पर पड़ रहा है। ये सब कुछ जुड़ा है ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस से। देखिए, यूरोप में कुछ नए नियम बने हैं जो यहाँ के बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। हम सब जानते हैं कि यूएई ग्लोबल इकोनॉमी का एक कितना बड़ा सेंटर है। दुनिया भर से कंपनियां यहां आती हैं, यहां से पूरी दुनिया में कारोबार होता है और यूएई की यही ग्लोबल कनेक्टिविटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसी वजह से दुनिया के किसी भी कोने में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी लहरें यहां तक भी पहुंचती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर नियम यूरोप में बन रहे हैं तो यूएई की कंपनियों को इससे क्या लेना देना, उन्हें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए। सुनने में तो लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन असल में इसका असर बहुत गहरा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यूरोप के इस नए नियम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका असर यूएई तक पहुंच कैसे रहा है, कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इस पर भी बात करेंगे, और आखिर में एक तैयारी की योजना और एक्शन चेकलिस्ट देखेंगे कि कंपनियां कर क्या सकती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस नियम से जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। इसका नाम है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव, या शॉर्ट में कहें तो सीएसआरडी। एकदम आसान भाषा में समझें तो सीएसआरडी यूरोपियन यूनियन का एक नया और बहुत ही सख्त कानून है। ये कानून कंपनियों से कहता है कि उन्हें अब ये बताना ही होगा कि उनके काम का पर्यावरण और समाज पर क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें बाकायदा डेटा देना होगा जिसे कोई भी चेक कर सके। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। यह नियम यूएई की कंपनियों पर असर कैसे डालेगा, जबकि यूएई तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी नहीं है। इसका असर सीधे नहीं बल्कि एक चेन रिएक्शन की तरह है जो बहुत पावरफुल है। इसका असर 4 मुख्य रास्तों से आता है। मान लीजिए कोई यूएई की कंपनी यूरोप में अपना सामान बेचती है या किसी यूरोपियन कंपनी की सप्लायर है, तो उस यूरोपियन कंपनी को अपनी रिपोर्ट में ये डेटा दिखाना होगा। तो वो ये डेटा किससे मांगेगी? जाहिर है, अपने यूएई के सप्लायर से। यही बात तब भी लागू होती है जब कोई कंपनी यूरोपियन बैंकों से पैसा उठाती है या फिर यूएई के लॉजिस्टिक्स और एविएशन हब का इस्तेमाल करती है। और यही बात सबसे जरूरी है, यूएई पर कोई कानूनी दबाव नहीं है, लेकिन ये एक बिजनेस की जरूरत बन गई है। अगर किसी की यूरोपियन क्लाइंट्स को ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो सप्लायर्स को वो देनी ही पड़ेगी, वरना बिजनेस हाथ से निकल जाएगा। मतलब ये कानून का नहीं, बाजार का दबाव है। और देखिए, बात सिर्फ बाहर से आ रहे दबाव की नहीं है। यूएई खुद भी सस्टेनेबिलिटी को लेकर बहुत सीरियस है। देश का अपना नेट जीरो 2050 का लक्ष्य है। तो एक तरफ से बाजार का दबाव है और दूसरी तरफ से देश की अपनी दिशा भी वही है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां हम देख सकते हैं कि गवर्नेंस और सामाजिक मामलों में यूएई की नीतियां पहले से ही सीएसआरडी के काफी करीब हैं। क्लाइमेट के मामले में भी लक्ष्य तो एक जैसे हैं, लेकिन असली चुनौती डेटा सिस्टम को अपग्रेड करने की है। और जहां तक पानी और कचरे की बात है, वहां नीतियां तो हैं, पर डेटा अभी भी बहुत कमजोर है। तो असली कहानी पॉलिसी की नहीं बल्कि डेटा की है। कंपनियों को ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो भरोसेमंद डेटा इकट्ठा कर सके, जिसे कोई भी वेरीफाई कर सके। खासतौर पर पर्यावरण से जुड़े मामलों में ये सबसे बड़ा गैप है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि वो कौन से खास सेक्टर्स हैं जिन्हें इस बदलाव का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा महसूस होगा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी सप्लाई चेन या तो बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स है, या फिर जिनमें कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग। इन पर अपनी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने का दबाव सबसे ज़्यादा रहने वाला है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो यूरोप सामान भेजती है। अब उसे सिर्फ अपनी गाड़ियों या जहाज़ों से होने वाले धुएं, जिसे स्कोप 1 कहते हैं, उसका हिसाब नहीं देना होगा। अब उसे स्कोप 3 एमिशन का भी हिसाब देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, उस सामान को बनाने में कितना कार्बन निकला, इसका डेटा भी उसे देना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रहा है। ग्लोबल खरीदार अब सिर्फ बिल्डिंग का दाम नहीं पूछेंगे, वो लाइफ साइकिल असेसमेंट मांगेंगे। मतलब उस बिल्डिंग में जो सीमेंट, स्टील या कोई भी मटेरियल लगा है, उसे बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट करने और इस्तेमाल करने तक पर्यावरण पर उसका कुल कितना असर हुआ, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देना होगा। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनियां इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए खुद को तैयार कैसे करें। अच्छी बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया जा सकता है। ये एक 3 स्टेप का रोड मैप है।
देखिए, 2025 तक का समय है नींव रखने का। मतलब ESG के लिए एक टीम बनाना और ये पता लगाना कि कंपनी के लिए सबसे जरूरी मुद्दे कौन से हैं। फिर 2026-27 के दौरान इन सिस्टम्स को जोड़ने का काम होगा, जैसे डेटा, सॉफ्टवेयर लगाना और सप्लायर से डेटा इकट्ठा करना शुरू करना। और फिर 2028 तक का लक्ष्य है पूरी तरह से रिपोर्टिंग और बाहरी ऑडिट के लिए तैयार हो जाना। अच्छा, प्लान तो बन गया, लेकिन उसे असलियत में बदलने के लिए क्या करें? तो ये रही एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जिस पे कोई भी कंपनी आज से ही काम करना शुरू कर सकती है। सबसे पहला काम है कंपनी के अंदर एक सही ढांचा बनाना। एक ESG कमेटी बनाइए जिसकी सीधी निगरानी बोर्ड करे। फिर एक डबल मटीरियलिटी असेसमेंट कीजिए। इसका मतलब है दो तरफ से सोचना। पहला, पर्यावरण और समाज से जुड़े मुद्दे बिजनेस पर क्या असर डालते हैं, और दूसरा, बिजनेस की वजह से पर्यावरण और समाज पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद ही सही लोगों को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और नीतियां बनाई जा सकती हैं। दूसरा स्टेप है डेटा को लेकर। कार्बन उत्सर्जन को नापने का एक सिस्टम बनाइए। कितना पानी, कितनी बिजली और कितना कचरा निकल रहा है, उसे डिजिटल तरीके से ट्रैक करना शुरू कीजिए। और अपने सप्लायर से डेटा कैसे लेना है, इसके लिए भी एक प्रोसेस तैयार करना बहुत जरूरी है। और आखिर में कंपनी को सिर्फ अपने अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी देखना होगा। एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना, अपने सप्लायर्स का ESG परफॉर्मेंस चेक करना और उनके साथ मिलकर सुधार करना, ये सब सुनिश्चित करेगा कि पूरी सप्लाई चेन इन नए नियमों के लिए तैयार है। तो अंत में सवाल यही है, ये बदलाव सिर्फ किसी नियम को मानने या ना मानने का नहीं है। ये बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी के एक नए दौर की शुरुआत है। जो कंपनियां आज से इसकी तैयारी शुरू कर देंगी, वही कल के ग्लोबल मार्केट में टिक पाएंगी।